हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन इंग्लिश जोन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिटरेरी टर्म्स इन इंग्लिश लिटरेचर। पार्ट 2 है ये हमारा इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। पार्ट फर्स्ट का जो लिंक होगा वीडियो का इस सेम टॉपिक से रिलेटेड, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन पे मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ आज जो लिटरेरी टर्म्स हम डिस्कस करेंगे इस इंपॉर्टेंट वीडियो में वो होंगे अलूजन्स, एनालॉजी, एलेजी, एपिक, कॉन्फ्लिक्ट, डिक्शन, एपिथेट, लिरिक एंड पेस्टोरल लिटरेरी टर्म्स का डिस्कशन होगा आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन, और जल्दी से शेयर कर दीजिए इसका लिंक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अलूजन का डिस्कस करेंगे। अलूजन में क्या होता है, ये लिटरेरी टर्म्स जो है ये इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है किसी चीज के जो कि टेक्स्ट के बाहर हो, उससे रिलेटेड एक इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया जाता है किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी चीज से रिलेटेड, जिससे ऑडियंस उसको कनेक्ट कर सके कि जो भी रेफरेंस, जो भी वर्ड दिया गया है वो किस तरीके से इससे सिमिलर है। ये होता है अलूजन का मीनिंग। अलूजन ऑफन रेफर टू हिस्टोरिकल इवेंट्स और पीपल, अदर वर्क्स ऑफ लिटरेचर, माइथोलॉजी एंड पॉपुलर कल्चर। जैसे हम किसी चीज को बात ये समझते हैं कि जब किसी रेफरेंस दिया जाता है किसी चीज से रिलेटेड तो ये ऑडियंस का काम होता है वो किस तरीके से उसको उस चीज से कनेक्ट कर रही है, किस तरीके से उसको समझ रही है। जैसे किसी चीज का बात होता है कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि चॉकलेट केक इज माई एक्लेस हील। ये है एग्जाम्पल, चॉकलेट केक इज माई एक्लेस हील। तो यहाँ पे बात हो रही है कि चॉकलेट केक जो है वो मेरी एक कमजोरी है। जैसे एक्लेस का जो हील था वो उसकी एक वीकनेस थी, इसीलिए यहाँ पे एक्लेस हील को इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया गया है एक वीकनेस के वे में। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है अलूजन। तो डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एनालॉजी की बात करेंगे। एनालॉजी, अ कंपैरिजन दैट एक्सप्लेन्स हाउ टू डिसिमिलर थिंग्स आर सिमिलर इन सम वेज, यूजुअली द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लेक्स आइडिया और मेकिंग परसुएसिव आर्ग्यूमेंट। तो एनालॉजी का जो मतलब होता है वो ये है कि जहाँ पे दो डिसिमिलर चीजें होती है, दो एक दूसरे से बिल्कुल समान नहीं होती है या एक दूसरे के जैसी नहीं होती है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं इस तरीके से प्रेजेंट करा जाता है कि उनके दोनों के बीच में इस तरीके से कंपैरिजन किया जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के समान हो या एक दूसरे के जैसे हो। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम इसको। अगर देखते हैं हम, ये तो ऐसी चीज है, सीजन ऑफ द ईयर एंड द स्टेजेस ऑफ लाइफ, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। सीजन ऑफ द ईयर की अलग बात हो रही है और स्टेजेस ऑफ लाइफ की अलग बात होती है, दोनों बिल्कुल एक दूसरे से सिमिलर नहीं है। लेकिन देखिए इन दोनों का प्रेजेंटेशन इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से कंपेयर किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीजन ऑफ द ईयर होता है कि स्टार्ट होता है एंड आता है उसका, इसी तरीके से लाइफ का भी स्टेज है जो कि बचपन से स्टार्ट होकर के आपके ओल्ड एज तक जाता है। तो कहीं ना कहीं ईयर, सीजन ऑफ द ईयर एंड स्टेजेस ऑफ लाइफ को एक दूसरे से सिमिलर बताया गया है, दोनों के बीच में कंपैरिजन किया हुआ है। ये एनालॉजी होता है लिटरेरी टर्म्स की अगर हम बात करें। नेक्स्ट वन वी हैव एलेजी, अ पोएम दैट मोर्न्स द डेथ और लॉस ऑफ एन इंडिविजुअल, द एब्सेंस ऑफ समथिंग डीपली लव्ड, द एलिमेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल एलेजी मिरर थ्री स्टेजेस ऑफ लॉस। तो एलेजी क्या है, आप सभी इसको समझते होंगे। एलेजी ऐसी एक पोयम होती है या ऐसा एक टर्म है जहाँ पे कोई लव्ड वन के खो जाने पे या उसके लॉस पे या उसकी डेथ पे अपनी जो इनर फीलिंग्स होते हैं उसको एक्सप्रेस करता है वर्ड्स के थ्रू या पोइटिक लाइंस के थ्रू। वहाँ पे उसको हम एलेजी बोलते हैं, जिसको हिंदी में शोक गीत या शोक बोला जाता है। और लव्ड वंस के जो अपने दिल के बहुत करीब होता है, नियर एंड डियर होता है आपके अपने लाइफ में, आपके हार्ट से, आपके अपनी लाइफ में। तो उसके लिए जब किसी पोयम का डिस्क्रिप्शन होता है, लाइंस के वे में उसको प्रेजेंट करा जाता है, एक्सप्रेस करता है अपना फीलिंग, तो वहां पे हम उसको एलेजी बोलते हैं। और ट्रेडिशनल एलेजी को अगर बात करते हैं तो वो 3 स्टेजेस में उस अपने लॉस को वो एक्सप्रेस करता है पोएट जो होता है या जो इंडिविजुअल होता है। जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट देयर इज अ लैमेंट, पहले वो रोता है, मीन्स उसके लॉस पे, जो लव्ड एंड डियर वन है, उसका इंडिविजुअल है, उसकी एब्सेंस में वो पहले उसको अपने लाइंस के थ्रू एक्सप्रेस करता है अपनी डीप फीलिंग। उसके बाद क्या करता है, सॉरो एंड ग्रीफ को एक्सप्रेस करता है। देन प्रेज एंड एडमिरेशन ऑफ द आइडियलाइज्ड डेड,
फाइनली कंसोलेशन एंड सोलेस। तो इस तरीके से ये 3 स्टेजेस होते हैं। एक भी किसी भी एलिजी पोएम की अगर बात करो, उसको लिखते वक्त राइटर पोएट जो होता है अपने माइंड में ये 3 चीजें लेकर चलता है। पहले वो लैमेंट करता है, फिर अपना एक्सप्रेस करता है कि किस तरीके से मेरी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट या एक इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल जो था वो किस तरीके से मैं उसको खो चुका हूँ, अपने एक्सप्रेस करता है स्पीकर। इसके बाद वो क्या करता है, उस लॉस्ट इंडिविजुअल या लॉस्ट जो जिसकी थिंग होती है उसके बारे में उसको प्रेज करता है, उसे आइडियलाइज करता है उस डेड पर्सन को। तो ये एलेजी के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव हियर एपिक। एपिक इज अ टर्म जो लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स होते हैं, एलिवेटेड लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और किसी अचीवमेंट को या हीरोइक पर्सन के हिस्ट्री और लेजेंड को ये सेलिब्रेट करते हैं, उसके अचीवमेंट्स को, और also begins in the middle of the action. Typically feature an epic hero who possesses both high rank and office as well as extraordinary even superman qualities and skills. तो ये epic poem की एक बात करें तो एक characteristics है या features होते हैं जो epic term में count होता है। वो होता है किसी सोशली हाई रैंक के बारे में बात होती है, किसी एक सीरियस सब्जेक्ट मैटर को, एलिवेटेड सब्जेक्ट मैटर को लेकर के उसे एलिवेटेड लैंग्वेज में या एम्बेलिश्ड लैंग्वेज में प्रेजेंट करना और नैरेटिव वे में प्रेजेंट करना उस स्टोरी को, जहाँ पे सुपरनेचुरल क्वालिटीज के साथ साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइटिंग स्किल, कंपोजिंग स्किल को यूज करते हुए जब कोई पोएट अपनी किसी सीरियस सब्जेक्ट मैटर को पिक करते हुए म्यूज का इन्वोकेशन करते हुए कोई पोएम लिखता है तो उसको हम एपिक पोएम कहते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। एलिवेटेड लैंग्वेज में होना चाहिए, लॉन्ग नैरेटिव वे में इस स्टोरी को प्रेजेंट करना चाहिए और किसी अचीवमेंट या सीरियस सब्जेक्ट मैटर पे, ह्यूमन इंटरेस्ट सब्जेक्ट मैटर पे जब किसी वर्क में बात होती है तो उसको हम एपिक बोलते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव, और एग्जाम्पल्स आप समझते होंगे, पैराडाइज लॉस्ट वी हैव द ग्रेट एपिक पोएम एंड फेरी क्वीन जिस ऑल्सो एन एपिक पोएम जो कि स्पेंसर ने लिखा हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे, द सेंट्रल स्ट्रगल दैट डिराइव्स द प्लॉट ऑफ स्टोरी और मोर जनरली एन एनी स्ट्रगल बिटवीन opposing forces in story. Literary scholars often classify conflicts as internal, in which the character struggles with some internal dilemma, or external, in which a character struggles against outside forces like nature, other characters or supernatural forces. Conflict होता है किसी प्लॉट या स्टोरी में, वो होता है जब कोई सेंट्रल कन्फ्लिक्शन या सेंट्रल स्ट्रगल होता है और कोई हीरो जो होते हैं वो अपने बाहरी जो दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं, सिचुएशंस होती है या सुपरनेचुरल फोर्सेस होते हैं या नेचुरल फोर्सेस जो होते हैं, उनके अगेंस्ट जब वो स्ट्रगल करता है मेन जो कैरेक्टर होता है और उसके अंदर कुछ ना कुछ या इंटरनल डिलेमा होता है जिससे वो फेस नहीं कर पाता है, उसको एक कन्फ्लिक्शन होता है, स्ट्रगल करता है, उसे हम कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी काइंड ऑफ प्लॉट जहाँ पे स्टोरी में कन्फ्लिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। विलियम गोल्डिंग की बात करें तो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में इसी तरीके का कन्फ्लिक्शन का मेंशन है, जहां पे मेन कन्फ्लिक्ट जो होता है तो प्रोटागोनिस्ट रैल्फ एंड अगेंस्ट द एंटागोनिस्ट जैक के बीच में होता है, जो एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं और आयरलैंड पे जो एक डिजर्टेड आइलैंड होता है वहां पे डोमिनेंस के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं और अपने अपनी जो एक वेज होती है या उनका जो उसको प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव डिक्शन, the word choice of writer or speaker, style of writing, speaking or as related to word choice। डिक्शन का मतलब होता है जब कोई वर्क लिखा जाता है तो राइटर जो होता है या स्पीकर जो होता है वो किस तरीके के वर्ड को यूज करते हुए अपनी स्टोरी को या अपनी बातों को कह रहा है, नरेट कर रहा है, उसको हम डिक्शन बोलते हैं, जिसका मतलब होता है चॉइस ऑफ वर्ड। ठीक है, वर्ड का किस तरीके से चूज करता है वो अपनी बात को कहने के लिए बिफोर द रीडर्स, बिफोर द ऑडियंस, दैट इज कॉल्ड डिक्शन। इन एडवेंचर्स ऑफ हकरबरी फिन, ऑथर मार्क ट्वेन uses informal colloquial diction to develop the character of his narrator. Next one we have epitaph. Epitaph की बात करें, this is a short poem intended for an inscription on a tombstone and often serving as a brief elegy. एपिथेप आप कहते हो कि जब कोई राइटर या पोएट की डेथ होती है तो उनकी ग्रेव पे जो
इंग्रेव्ड किया जाता है, लिखा जाता है उनके प्रेज में या उनकी याद में जो चीजें लिखी जाती हैं उसको हम एपिथेट कहते हैं। एक शॉर्ट पोयम होता है जिसका मतलब होता है इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में होता है, टॉम्बस्टोन पे वो लिखा जाता है और एक ब्रीफ एलेजी को सर्व करने का पर्पज होता है इस तरीके के शॉर्ट पोयम का, जिसको हम एपिथेट बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लिरिक। Lyric is the most widely used type of poem of limited length, expression of thoughts, feelings of one speaker. This type of poetry are intentionally subjective, highly imaginative with regular rhyming scheme. तो ये lyric poetry होती है जहाँ पे personal या subjective जो अपनी फीलिंग्स होती हैं, पर्सनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। जब कोई पोएट अब वर्ड्स के माध्यम से या पोएम के थ्रू लाइंस के माध्यम से एक लिमिटेड लेंथ के वे में, दैट इज कॉल्ड लिरिक पोएट्री या लिरिक लिटरेरी टर्म। और इसमें इंपॉर्टेंट होता है इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फीलिंग एंड ऑफ एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंडिविजुअल की जो सब्जेक्टिविटी होती है या इंडिविजुअल जो फीलिंग होती है, एक्सप्रेशन होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये ऐसी पोएम जो होती हैं रेगुलर राइमिंग स्कीम में ये लिखी जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम पेस्टोरल लिटरेरी टर्म्स की। तो पेस्टोरल अ पोएम, प्ले और अ स्टोरी that celebrates and idealizes the simple life of shepherds and shepherdess. The term has also come to refer to an artistic work that portrays rural life and in an idyllic and idealistic way. तो ये होता है जब कोई पोएम, प्ले या स्टोरी सेलिब्रेट करते हुए लिखी जाती है, आइडियलाइज करते हुए लिखी जाती है रूरल लाइफ को, या शेफर्ड्स की जो सिंपल लाइफ होती है, शेफर्ड्स की जो सिंपल लाइफ होती है उसको आइडियलाइज करते हुए जब कोई वर्क लिखा जाता है, पोएम, प्ले या स्टोरी लिखी जाती है, उसको हम पेस्टोरल वर्क बोलते हैं। और इसमें जो होता है एक सिंपल लिविंग को प्रेजेंट करा जाता है, सिंपल लिविंग को दिखाया जाता है, पोर्ट्रे किया जाता है रूरल लाइफ को उनके अपने आर्टिस्टिक वर्क में, आइडियलिस्टिक वे में। जब कोई राइटर या पोएट या ड्रामेटिस्ट प्रेजेंट करता है उसको हम पेस्टोरल बोलते हैं। Poets writing in English drew on a pastoral tradition by retreating from the trapping of the modernity to the amazing virtues and romance of rural life. Its theme persists in the poem that romanticizes rural life or appraise the natural world. This is called pastoral, जहाँ पे रूरल लाइफ के रोमांस, रूरल लाइफ की जो एक सिंपल लिविंग होती है, हाई थिंकिंग होती है, उसको प्रेजेंट करते हुए, उनके एक सिंपल नेचर को प्रेजेंट करते हुए, उनके ट्रेडिशन को प्रेजेंट करते हुए, उनकी लिविंग स्टाइल को प्रेजेंट करते हुए पोएम को लिखना। और कहीं ना कहीं पोएट जो होता है या राइटर जो होता है वो कहीं ना कहीं उससे एक नॉस्टैल्जिया फीलिंग आती है उन सब उसको लिखते वक्त। दैट इज कॉल्ड दी पेस्टोरल वर्क, पेस्टोरल लिटरेरी टर्म इन इंग्लिश लिटरेचर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स की बात की आज के इस वीडियो में। आगे बने रहिए चैनल के साथ में, कुछ और इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स के साथ में हम आपसे फिर से मिलेंगे इसी सेम चैनल इंग्लिश जोन पे। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, एंड स्क्रीन पे जो वीडियोस हैं जरूर चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे आपके जो वीडियोस दिख रहे हैं यहाँ पे। और इसके साथ ही साथ वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसको चेक कर लीजिए और चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के अदर वीडियोस को आप वॉच आउट कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग इंग्लिश लिटरेचर विद इंग्लिश जोन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।